लगातार तेज बारिश हो रही थी, लेकिन उस तेज बारिश की परवाह किए बिना श्यामा अपनी साइकिल पर फूड की डिलीवरी देने के लिए जा रही थी। मौसम अचानक से खराब हो जाएगा, इस बात का उसे अंदाजा नहीं था। इतनी तेज बारिश में साइकिल चलाना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन अगर रुक गई तो ग्राहक को डिलीवरी देने में देर हो जाएगी, तो फिर वो गुस्सा करेगा। लेकिन समय पर श्यामा के पहुंचने की लाख कोशिश तब फेल हो गई जब उसकी साइकिल का पहिया पंक्चर हो गया। ओह, ये क्या हो गया? वो बेचारी साइकिल के पहिए को असहाय सी देख रही थी। तभी उसकी मोबाइल की घंटी बजी। उसने फोन उठाया तो उधर से एक औरत की गुस्से से भरी आवाज आई। कहाँ हो? कितना समय हो गया? मैम, बस आ ही रही हूँ। कब आओगी? जब मैं भूखी सो जाऊंगी। मैम, वो रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी और मेरी साइकिल भी पंचर हो गई है, इसलिए थोड़ी देर हो रही है। अपना बहाना अपने पास रखो और जितनी जल्दी हो सके आओ, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, ऊपर से साइकिल भी खराब। जहाँ डिलीवरी देनी थी वो भी 3 किलोमीटर दूर था। वो मैडम बहुत गुस्से में लग रही थी। मुझे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना ही होगा। श्यामा ने अपनी साइकिल को एक पेड़ के नीचे खड़ा किया और दौड़ते हुए वहाँ पहुंची जिस अपार्टमेंट में डिलीवरी देनी थी। उसने जैसे ही डोरबेल बजाया, एक औरत गुस्से में तमतमाई हुई बाहर निकली। तो ये है तुम्हारी फास्ट डिलीवरी? जैसी गंदी तुम्हारी शक्ल है वैसी तुम्हारी सर्विस भी। मैं तुम्हें खराब रेटिंग तो दे ही रही हूँ, तुम्हारी शिकायत भी करूंगी। बारिश में पूरी तरह भीगी श्यामा ठंड से कांप रही थी, लेकिन उस औरत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो बस अपनी भड़ास निकाल रही थी, लेकिन श्यामा के लिए ये नौकरी बहुत जरूरी थी, बहुत ही जरूरी। मैम, मैंने जानबूझकर देर नहीं की है। आप देख रही हैं ना बाहर कितनी बारिश हो रही है। देख रही हैं का क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अंधी हूँ? मैम, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। जबान चलाती हो तुम, मुझसे जबान चलाती हो। ये कहकर उस औरत ने खींचकर एक तमाचा श्यामा को मार दिया और उससे कहा, बहुत चर्बी चढ़ी है ना तुम्हें? अब देखो, मैंने तुम्हें सड़क पर भीख ना मंगवाया तो मेरा नाम आकृति पांडे नहीं। गरीब की सबसे बड़ी मजबूरी होती है उसकी गरीबी, और उसी के कारण हर कोई उसका शोषण करने के लिए तैयार रहता है। श्यामा समझ गई थी कि शायद उसे इस नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ये नौकरी नहीं रहेगी तो फिर मैं क्या करूंगी? मैं अकेली तो हूँ नहीं, बूढ़े सास ससुर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। क्या होगा अब? श्यामा का जीवन आग से घिरे उस शख्स की कहानी है जो हर दिन आग की तपिश को महसूस करता है। उसकी जलन से उसका शरीर हर दिन झुलसता है, लेकिन उसकी नियति ही ऐसी है कि वो चाहकर भी उस जलन से निकल नहीं सकता। 1 साल पहले श्यामा की शादी नीलकंठ और सुकन्या देवी के इकलौते बेटे राजीव से तय हुई थी। तुम लोग भी हद करती हो माँ। बिना मुझसे पूछे पिताजी ने मेरी शादी कैसे तय कर दी? इसमें पूछना कैसा बेटा, हम जो करेंगे तुम्हारी भलाई के लिए ही करेंगे ना। नहीं चाहिए मुझे ऐसी भलाई, नहीं चाहिए। पर तुम्हारे पिता ने तो श्यामा के पिता को जबान दे दिया है। वो ये बातें कर ही रहे थे तभी नीलकंठ बाबू भी वहाँ आ गए। क्या हुआ सुकन्या? किस बात पर बहस हो रही है तुम दोनों की? अब आप ही समझाइए इसे। ये श्यामा से शादी करने को तैयार नहीं है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ राजीव? आखिर क्या बुराई है श्यामा में जो तुम उससे शादी से इनकार कर रहे हो? गुणों की खान है वो। पता नहीं पिताजी, आप लोगों को कौन सी अच्छाई उस काली कलूटी में दिख गई। अरे आप लोगों ने मुझे पैदा होते ही क्यों नहीं जहर दे दिया था? क्योंकि ऐसी गंदी बदसूरत लड़की से शादी करने से अच्छा था कि मैं मर ही जाता। राजीव की इस बात पर नीलकंठ ने राजीव के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, राजीव, क्या हमने ये दिन देखने के लिए तुम्हें इतने प्यार से पाला पोसा, तुम्हें इंजीनियर बनाया कि एक दिन तुम हमारी ही बेइज्जती करो, हमारे चुनाव पर प्रश्न चिन्ह लगाओ? देखो बेटा, श्यामा के पिताजी को मैं वचन दे चुका हूँ। तुम्हारी इस पीढ़ी के लिए वचन का मतलब क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे लिए वचन की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। श्यामा के पिता मेरे बचपन के दोस्त हैं और वो बहुत बीमार भी हैं। उनकी आखिरी इच्छा यही है कि वो अपने जीते जी श्यामा की शादी देख ले। बेटे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, एक बीमार पिता की इज्जत रख लो। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि श्यामा के साथ शादी करके तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। अपने पिता की बात मानकर राजीव ने श्यामा से शादी तो कर ली, लेकिन उसे पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे पाया। उसने हर बात पर उसके रंग का मजाक उड़ाया, उसे ताने दिए और एक दिन चुपके से घर से चला गया। इकलौते बेटे के इस तरह घर से जाने से नीलकंठ को बहुत बड़ा सदमा लगा और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। बहू, बहू, बहू जल्दी आओ, देखो तुम्हारे ससुर जी को क्या हो गया है।
श्यामा भागती हुई आई और अपने ससुर को जमीन पर औंधे पड़े देखा। वे उसे अस्पताल ले गए। इन्हें मेजर हार्ट अटैक आया है, हमें तुरंत इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन में 5 लाख रुपए लगेंगे। इतने पैसे नहीं थे उनके पास। श्यामा ने अपनी शादी के गहनों को गिरवी रख दिया और उससे मिली रकम से नीलकंठ का ऑपरेशन करवाया। राजीव तो अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर चला गया था, लेकिन जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने से वो खत्म तो नहीं हो जाती, वो तो उसी तरह सामने खड़ी होती हैं। जिस बहू को घर आए अभी 1 महीने भी नहीं हुए थे, उस बहू के सिर पर अब अपने ससुराल की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। आप क्यों रो रहे हैं बाबूजी? मैं हूँ ना, मैं बहू हूँ तो बेटी भी हूँ। मैं रखूंगी आपका ध्यान हमेशा। श्यामा ने डिलीवरी गर्ल की नौकरी कर ली और अपने परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली। हाँ, कभी कभी उसे बहुत अकेलापन लगता, लेकिन वो क्या करती। 1 साल से वो जोमेटो में काम कर रही थी। इन 1 साल में राजीव एक बार भी झांकने तक नहीं आया। वो तो अपनी दुनिया में मस्त था आकृति पांडे के साथ, लेकिन सच तो कुछ और था। आकृति पांडे राजीव का यूज कर रही थी। उसने उसके सारे बैंक बैलेंस को अपने कब्जे में कर रखा था और अब वो राजीव को उसका घर अपने नाम करने का दबाव बना रही थी। देखो राजीव, वो घर मेरे नाम कर दो, नहीं तो मैं पुलिस में ये कंप्लेन करूंगी कि तुमने शादी का झांसा देकर मेरा गलत फायदा उठाया है। मैं वो घर कभी तुम्हारे नाम नहीं करूंगा, और जहाँ तक रही फायदा उठाने की बात, तो वो आज तक तुम उठा ही रही हो। पता नहीं वो कौन सा मुहूर्त था जब मैंने अपनी भोली भाली पत्नी को छोड़ दिया और तुम्हारे बहकावे में आ गया। मुंह बंद करो अपना, समझे? मुंह बंद करो। घर तो तुम्हें मेरे नाम करना ही होगा, और जिस दिन तुमने वो घर मेरे नाम कर दिया, मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगी। आकृति पांडे बहुत ही बदमाश औरत थी। उसने पहले भी कई लोगों को अपने जाल में फंसाया था। राजीव उसका 8वां शिकार था। राजीव उसके शिकंजे से निकलना तो चाहता था, लेकिन वो बुरी तरह फंस गया था। लेकिन शायद अब उसके निकलने का समय आ गया था। आकृति पांडे जब श्यामा को डांट रही थी तो उसने छिपकर देखा तो दरवाजे पर उसकी पत्नी थी। उसने फटाफट एक कागज पर अपनी पूरी कहानी लिखी, और जब श्यामा उदास चेहरा लेकर नीचे जा रही थी तो उसने वो कागज को गोल बनाकर श्यामा के ऊपर उछाल दिया। अरे ये क्या? किसने मुझे पत्थर मारा? उसने ऊपर निगाहें की तो उसे खिड़की पर एक चेहरा दिखा। पल भर में ही वो उस चेहरे को पहचान गई। अरे ये तो राजीव है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये किसी मुसीबत में है? श्यामा ने उस कागज के टुकड़े को पढ़ना शुरू कर दिया और फिर सारी सच्चाई उसके सामने आ गई। उसने पुलिस को फोन करके सारी बात बताई और खुद फिर से आकृति पांडे के फ्लैट की ओर गई। दरवाजा उसी ने खोला। क्या है? अब क्या लेने आई है यहाँ? अपना पति। नशा कर रखा है क्या तूने? चल भाग यहाँ से, नहीं तो मार मार कर थोबड़ा बिगाड़ दूंगी। ये कहकर उसने श्यामा पर हाथ उठाया, लेकिन इस बार श्यामा ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके गाल पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसा दिए। बहुत ताकत दिखाने की तुझे आदत है ना? अब दिखा दिखा अपनी ताकत। बेशर्म औरत, दूसरे के पति को अपने कब्जे में कर रखा है और उसे ब्लैकमेल करती है। उतनी देर में पुलिस भी वहां आ गई थी। पुलिस ने जैसे ही आकृति पांडे को देखा वो उसे पहचान गई, क्योंकि उसकी तलाश तो पुलिस को कई मामलों में थी। चल अब तेरा खेल खत्म, अब जेल में अपने किए की सजा भुगत। पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। राजीव श्यामा से बार बार अपने किए की माफी मांग रहा था, लेकिन श्यामा ने कहा कि अब पुरानी बातों को याद कर क्या फायदा। अब आप मेरे साथ हैं, दुनिया की सारी खुशी मेरे कदमों में है। कविता के पिता रोशन लाल एक सरकारी बस ड्राइवर थे। कविता कई बार अपने पिता के साथ ड्यूटी पर चली जाती थी। बाबा मुझे भी बस चलाना सिखाओ ना, मेरा बहुत मन है। ठीक है बिटिया, जिस दिन मेरी छुट्टी होती है उस दिन तू सीख लेगी। हाँ बाबा, अब तो मैं भी तेज रफ्तार से बस चलाऊंगी। कविता बिटिया, कोई भी वाहन हमेशा संभल कर चलाना चाहिए ताकि किसी को भी नुकसान न पहुँचे और कोई दुर्घटना भी न। चलो आ गया, तुम्हारी माँ इंतजार करेगी। माँ, पिताजी ने मुझे कह दिया है वो मुझे बस चलाना सिखाएंगे। ठीक है दादी अम्मा, सीख लेना। चलो अब दोनों मिलकर खाना खा लो। और फिर कविता की जिद पर रोशन लाल ने उसे बस चलाना सिखाना शुरू कर दिया। जब भी रोशन लाल की छुट्टी होती थी वो कविता को बस चलाने का अभ्यास करवाया करता था। धीरे धीरे कविता पूरी तरह से बस को चलाना सीख गई। वक्त मानो पंख लगा के उड़ गया। कविता की शादी के कुछ समय पश्चात ही रोशन लाल का देहांत हो गया। उधर कविता अपने ससुराल में सुख पूर्वक रह रही थी। उसका 2 साल का बेटा भी हो चुका था। एक दिन, माँ जी आजकल सूरज देर से लौटते हैं, पहले तो हमेशा समय पर काम से आ जाते थे,
पता नहीं अब क्या हो गया है, रात के 12 बज चुके हैं। चिंता मत कर बहू, आजकल दुकान पर काम ज्यादा होगा, तभी लेट हो जाता होगा, आ जाएगा। ये तू मेरे खिलाफ माँ को क्या भड़का रही है? लेट हुआ हूँ, कहीं चला तो नहीं गया जो इतना घर सिर पर उठा रखा है तूने? नहीं, मैं तो बस माँ जी से ये कह रही थी कि आजकल आपको घर आने में बहुत देर हो जाती है। आप बैठो, मैं आपका खाना लगा देती हूँ। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मैं खाकर आया हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए सोने जा रहा हूँ। मेरे कमरे की लाइट मत जलाना बार बार, नहीं तो मेरी नींद खराब होती है। और इस सोनू का भी थोड़ा मुंह बंद करके रख, सारी रात रोता रहता है। सूरज, वो तेरा बेटा है, तुझे होता क्या जा रहा है? सूरज गुस्से में कमरे में जाकर सो जाता है। सूरज का व्यवहार दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। वो बहुत ही चिड़चिड़ा व्यवहार करता था, भले ही उसकी माँ क्यों ना हो, उसको भी वो खरी खोटी सुना ही देता था। माँ जब भी काम पर निकलने लगो मुझे टोक ही देती हो। अब जल्दी बताओ कौन सी दवाई लानी है, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं लेट हो जाता हूँ रात को दुकान बढ़ाने में। माँ जी, आपकी दवाइयाँ मैं ले आऊंगी, आप मुझे दीजिए पर्चा। कविता, पहले तो सूरज ऐसा व्यवहार नहीं करता था, पर कुछ ही दिनों से उसने अपना ऐसा स्वभाव बना लिया है। मुझे तो उसकी चिंता लग रही है, पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है। सूरज के मन में जो भी चल रहा था वो शायद कुछ गलत ही था। मनोरमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने घर में ले आऊंगा। मुझे थोड़ा सा वक्त दो। सूरज, पिछले 6 महीने से तुम मुझे कह रहे हो कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दोगे और मुझसे शादी करोगे। मुझे कल तक तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के तलाक के पेपर सामने चाहिए, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तुम आज ही अपनी बीवी से ये बात कह दोगे? नहीं मनोरमा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं आज ही कविता को तलाक की बात कह दूंगा, मेरा विश्वास करो। सूरज घर आता है और तलाक के बारे में अपनी माँ और कविता से बात करता है। सूरज, तू क्या बात कर रहा है? तू बहू को छोड़ देगा, वो भी एक लड़की के लिए? मुझे शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। और भला ये क्यों घर छोड़कर जाएगी? घर छोड़कर तू जाएगा, ये घर इसका भी है। मैं इसे शादी करके बहू बना कर लाई थी। मैं मनोरमा से प्यार करता हूँ और उसके साथ ही रहूंगा। मैं उससे शादी कर रहा हूँ, मैं उसे वचन दे चुका हूँ। अगर ये तलाक नहीं दे सकती तो मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। इसका मेरे से आज के बाद कोई रिश्ता नहीं रहेगा। नहीं नहीं, आप ये घर छोड़कर मत जाओ। मैं सोनू को लेकर माँ के घर चली जाऊंगी। कविता, मैं भी इस लड़के के साथ इस घर में नहीं रहना चाहती। मैं तेरे साथ चलती हूँ, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं। उस लड़की के कहने पर आगे चलकर ये मुझे भी इस घर से निकाल देगा। मुझ बूढ़ी सास को अपने साथ ले जा सकती हो क्या? माँ जी, आप मेरे लिए इस घर को छोड़ रही हैं। मैं सच में बड़ी भाग्यवान हूँ जो आप जैसी माँ समान सास मेरी किस्मत में ईश्वर ने दी। और फिर कविता अपनी सास के साथ अपने मायके आ जाती है। जानकी कविता की आप बीती सुनकर बहुत दुखी होती है। कुछ दिन बाद कविता अपनी माँ से कहती है, माँ, सोनू भी बड़ा हो रहा है, क्यों ना मैं कोई नौकरी कर लूं जिससे घर का खर्च भी निकाल सकूंगी। अगर तुम कहो तो मैं रामनाथ चाचा जी से बस ड्राइवर की नौकरी के लिए अर्जी दे दूं। वो पिताजी को अच्छे से जानते हैं, हो सकता है वो मेरी कुछ सहायता कर दे। बहू, तुम बस चलाना जानती हो? ये बात तो मुझे आज पता चली। माँ जी, मेरे पिताजी ने ही मुझे बस चलाना सिखाया था। मुझे नहीं पता था कि आज वो बस चलाने का शौक मेरी जरूरत बन जाएगा और मेरे काम आएगा। ठीक है कविता, जैसा तू ठीक समझे, तू जाकर रामनाथ जी से बात कर ले। कविता रामनाथ जी के पास जाती है और वो कविता को देखते ही पहचान लेते हैं। कविता, तुम्हारे पिता रोशन लाल बहुत ही भरोसे के ड्राइवर रहे हैं। उन्होंने हमेशा सरकारी नौकरी को इज्जत और मान सम्मान दिया है और उन्होंने पूरे फर्ज के साथ हमेशा अपनी बस ड्राइवर की ड्यूटी को निभाया था। मैं जानता हूँ तुम भी अपने पिता की तरह ही एक अच्छी बस ड्राइवर साबित होगी। तुम्हारे पिता की जगह तुम्हें नौकरी मिल सकती है। तुम्हारी कुछ ट्रेनिंग और टेस्ट होंगे, उसके बाद तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। मैं आज ही तुम्हारी तरफ से अर्जी दे देता हूँ। जैसे ही तुम्हारा नंबर आएगा तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रामनाथ चाचा जी। आज मेरी मजबूरी में आपने इतनी बड़ी सहायता की है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लोग नारी को बहुत ही कमजोर समझते थे और इस तरह की ड्यूटी देते हुए डरते थे, पर आपने मुझ पर विश्वास किया और मुझे इस काबिल समझा। बेटा, आज के जमाने में लड़कियां भी लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और मैं तुम्हारी इस कोशिश का सम्मान करता हूँ। और फिर कविता को बस ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है। कविता घर आकर अपनी माँ और अपनी सास को नौकरी मिलने की बात बताती है। अब तो मेरी बहू बस ड्राइवर बहू कहलाएगी। मुझे तुम पर गर्व है बेटी। मुझे पता है कविता, अपने पिता से सीखे हुए हुनर का तुम मान बढ़ाओगी।
कविता बस ड्राइवर बनकर रोजाना यात्रियों को एक शहर से दूसरे शहर ले जाने और लाने का काम करती थी। वो अपना काम पूरी ईमानदारी से निभा रही थी। कभी कभी उसे थकान हो जाती थी, पर अपने बेटे सोनू का हंसता हुआ चेहरा देखकर वो अपनी सारी थकान को भुला देती थी। कविता के इस काम में उसकी माँ और सास दोनों ने मिलकर सहयोग दिया, पर शायद उसकी किस्मत में अभी कुछ और देखना बाकी था। एक दिन कविता जब दूसरे शहर यात्रियों को लेकर जा रही थी। ड्राइवर मैम, सामने कोई जख्मी हालत में गिरा पड़ा है, बस को रोकिए। हाँ योगेश, ये तो कोई काफी जख्मी लगता है, मैं बस रोकती हूँ। कविता बस को रोकती है और कुछ यात्री बस से नीचे उतरकर उस जख्मी व्यक्ति के पास जाते हैं। इस व्यक्ति की तो सांसें चल रही हैं, इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। इस बस में कोई डॉक्टर है जो इनको बस से उतरकर चेक कर सके? पर बस में कोई भी डॉक्टर नहीं था। मैं डॉक्टर तो नहीं, पर एक मेडिकल शॉप चलाता हूँ। यदि आप सब कहें तो मेरे पास कुछ बैंडेज हैं जो मैं अपनी शॉप के लिए ले जा रहा था। हॉस्पिटल पहुँचने तक के लिए मैं इनकी पट्टी कर सकता हूँ। जी चलिए आप मेरे साथ, फिर तो हमें उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। कविता उस व्यक्ति को लेकर बस से नीचे उतरती है और वो जैसे ही जख्मी व्यक्ति के पास पहुँचती है वो चौंक जाती है। सूरज, आप? हे भगवान, ये आपको क्या हो गया? कविता मैम, आप इन्हें जानती हैं? प्लीज योगेश भैया, इन्हें किसी तरह बस में ले चलिए। व्यक्ति सूरज के माथे पर पट्टी बांध देता है और फिर कंडक्टर और यात्रियों की सहायता से कविता बस में सूरज को शहर तक ले जाती है और वहीं से सूरज को अस्पताल ले जाते हैं। सूरज को होश आता है तो उसे सारी बात पता चलती है। तभी कविता के फोन पर उसकी सास का फोन आ जाता है। कविता अपनी सास को सारी बात बताती है। ये सब क्या है सूरज? ये क्या हाल बना लिया है आपने अपना? तुम्हारे जाने के बाद मनोरमा ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मुझे लूट कर भाग गई। सूरज फूट फूट कर रोने लगता है। कविता को शहर वापस लौटना था। वो सूरज को अपने साथ घर ले आती है। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ जी, मैंने आपका और आपकी बेटी का दिल दुखाया है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैं मनोरमा के बहकावे में आ गया था। कविता, आज तुम मेरे बिना चल सकती हो। बस तुम सबसे मिलकर माफी मांगना चाहता था और एक बार सोनू को गले लगाना चाहता था। अब मैं चलता हूँ। सूरज, आपको अपने किए की जितनी सजा मिलनी थी वो मिल चुकी है। मैं नहीं चाहती कि एक बेटा अपनी माँ से दूर हो। मैंने रातों में माँ जी को आपके लिए रोते हुए देखा है। मैंने आपको माफ किया। माँ जी, मेरी ड्यूटी का टाइम हो रहा है। सोनू का ध्यान रखिएगा, मैं चलती हूँ। और फिर सूरज को माफ करके कविता एक होनहार बहू का परिचय देती है और एक बस ड्राइवर बहू अपने एक और सफर पर निकल पड़ती है।